Hey everyone, I'm Jatin Verma and this is daily editorial analysis for 3rd of September 2018. तो गाइज आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम एक बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ नंबर्स की और साथ ही साथ इंडिया यूएस रिलेशंस की। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि मेरे बारे में जो इंट्रोडक्शन है, आई एम जतिन वर्मा, आई एम एन एजुकेटर ऑन अन अकेडमी। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी पे, अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके। डेली न्यूज एनालिसिस जो है द हिंदू न्यूज़पेपर का फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम आप अन अकेडमी पे पा सकते हैं मेरे द्वारा, और एडिटोरियल एनालिसिस आप यूट्यूब चैनल इस चैनल पे पा सकते हैं डेली बेसिस पे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा पे मिल जाएगा। और जो लोगों के घर हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आता है जिन एरियाज में, आईएएस तैयारी विद जेवी से आप हिंदू का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल एनालिसिस, ये आज के हिंदू के एडिटोरियल्स हैं। तो इन एडिटोरियल्स में से ये एडिटोरियल्स आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो हम ये एनालाइज करने जा रहे हैं इसी वीडियो में, और दूसरा ये आर्टिकल जो है एनालाइज करने जा रहे हैं। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल बनता है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। उसके अलावा ये डेमोक्रेसी के लिए ये आप इसे रीडिंग दे सकते हो, बट ये 3 एडिटोरियल जो हैं ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। इसके अलावा इसे भी पढ़ा जा सकता है, बट देन 1, 2 and 3। सो कमिंग टू द फर्स्ट वन, रिस्क रिमेन ऑन जीडीपी ग्रोथ। तो हाल के दिनों में जो डेटा रिलीज किया गया फ्राइडे को, 8.2% ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वार्टर जो पहली तिमाही है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 2018-19 जो कि अप्रैल से जून 2018 की ग्रोथ है, वो 8.2% है। तो ये एक वैसे पिछले 9 क्वार्टर्स में डीमोनेटाइजेशन के बाद से और डीमोनेटाइजेशन के कुछ क्वार्टर पहले से, तिमाहियों पहले से, ये सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज करी गई है इन महीनों में, इन 3 महीनों में, अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल जीडीपी डेटा रिलीज। सो दिस इज दी फास्टेस्ट पेस इन 9 क्वार्टर्स। रीजंस क्या है इसके पीछे? हमारे लिए रीजंस मैटर करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ जो इंक्रीज देखने को मिल रही है, इसके पीछे है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेल, विच ग्रू एट 13.5%। तो हम जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, उससे जो डेटा निकल के आया था 13.5% टोटल 3 महीनों में ग्रोथ रही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर was shrinking, it shrank to 1.8% in the first quarter last year। तो 1 अप्रैल 2017 से 30th of June 2017 में ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी देखने को मिल रही थी। बहुत सारे कारण थे उसके पीछे, क्योंकि जीएसटी लागू होने वाला था। जीएसटी लागू होने से पहले एक फिनोमिना था डी स्टॉकिंग। डी स्टॉकिंग मतलब जो पुराना स्टॉक पड़ा था कंपनीज के पास में, उस स्टॉक को पहले बेचा जा रहा था, क्योंकि जो नया पेपर वर्क जीएसटी के अकॉर्डिंग करना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, उसके अनुकूल, उसके अकॉर्डिंग काम किया जा सके। तो इसी के चलते, डी स्टॉकिंग के चलते ग्रोथ जो है नेगेटिव एक वे से हो गई थी, 1.8% माइनस में थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ। अब 13.5% पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसके चलते ये 8.2%, मेजरली ये रीजन है 13.5%, जिसके चलते 8.2% ग्रोथ हमारे जीडीपी में देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स that grew just 1.8% and 3% respectively in quarter 1। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि मॉनसून पे डिपेंड करता है, अगेन लेबर इंटेंसिव है। पिछले साल जबकि ये 1.8% ग्रो करा था और 3% ग्रो करा था, लेकिन इस बार इन 3 महीनों में, अप्रैल जून 2018 में, ये 8.7 और 5.3% ग्रोथ हो रही है। तो अब अगर आप देखें, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ अच्छी है, दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ भी अच्छी है, और एग्रीकल्चर सेक्टर की भी ग्रोथ अच्छी है। इसके चलते ये ओवरऑल नंबर में तीनों जगह से जो पॉजिटिव जो नंबर्स हैं ये फीड कर रहे हैं 8.2% ग्रोथ। इसी की वजह से हमने फर्स्ट क्वार्टर में रजिस्टर करी है। देन व्हाइल हाई फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट्स, ऑटो सेल्स ये दर्शाती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल आउटपुट में ग्रोथ हो रहा है या नहीं। तो डेटा पॉइंट्स हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली हम ये कैप्चर कर लेते हैं, अगर ऑटो सेल्स अच्छी हो रही हैं तो ये कहा जाता है कि इंडिया में एक कार बनाने के लिए 13 वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट्स हैं, उससे हम ये असेस कर सकते हैं, ये अंदेशा लगा सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ अच्छी हो रही है, इसके चलते ऑटो सेल्स बढ़ रही हैं।
ऑटो सेल्स बढ़ रही है तो मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा होगी कार्स की, एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट आर इन सिंक विद दीज नंबर्स। तो ऑटो सेल्स वगैरह, और मतलब हमने बैक एंड से डेटा लिया मैन्युफैक्चरिंग में कि, और साथ में फ्रंट एंड पे शोरूम से ये पता किया कि कितनी सेल हो रही है कारों की, कार्स की, ऑटोमोबाइल्स की सेल अगर हो रही है, और बैक एंड का डेटा और फ्रंट एंड का डेटा दोनों चीजें ये दर्शाती हैं कि ग्रोथ हो रही है। तो ये कहना है दोनों डेटा आर इन सिंक विद ईच अदर। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट दिस 8% प्लस ग्रोथ print can be attributed to the resolution of several GST transition problems। तो GST जो ट्रांजिशन प्रॉब्लम्स थी, GST नेटवर्क या इनपुट टैक्स क्रेडिट, या जो MSME सेक्टर है, छोटे उद्योग हैं, MSME सेक्टर वाज नॉट एबल टू गेट द रिफंड ऑफ देयर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वो सब प्रॉब्लम्स का जो समाधान हो गया है वो भी कहीं ना कहीं इस 8.2% जो ग्रोथ हमने देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है। और देन बजटरी सपोर्ट टू द रूरल इकोनॉमी, 55,000 करोड़ रुपीस का मनरेगा का बजट। इफेक्ट ऑफ लोअर बेस लास्ट ईयर, इफेक्ट ऑफ अ लोअर बेस लास्ट ईयर मतलब क्या है कि अगर पिछले साल 1.8% ग्रोथ थी, -1.8% मैन्युफैक्चरिंग में, और इस साल अगर थोड़ी सी भी ज्यादा ग्रोथ होगी तो फिर वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई देगी। जैसे कि अगर आपके फर्स्ट ईयर में कॉलेज में मार्क्स 32% थे और इस बार अगर आप 45% भी ले आओगे तो आपके मार्क्स ऐसे लगेंगे कि 13% की ग्रोथ कितने पे आएगी, 32% पे। अगर मान लो कि आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स 62% थे और इस बार 75% हैं, भले ही पिछले साल आपके मार्क्स अच्छे थे लेकिन 13% न्यूमरेटर अपॉन 62% डिनोमिनेटर, जो 62% आपके पिछले फर्स्ट ईयर में मार्क्स थे, सेकेंड ईयर में आपके 75% है, तो ये 13 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 100 परसेंटेज टर्म्स में ये कम आएगा जबकि ये ज्यादा आएगा। तो ये क्या है, लो बेस इफेक्ट, राइट। इसे हम कहते हैं लो बेस इफेक्ट, क्योंकि पिछले साल ग्रोथ बहुत ही पुअर थी, इस बार अगर ग्रोथ थोड़ी सी भी अच्छी होगी तो वो एकदम से डबल डिजिट इफेक्ट ले लेगी। वही काम यहाँ पे हो रहा है। तो इकोनॉमी हैड ग्रोन जस्ट 5.6, मतलब राइटर का कहना है ये जो चमक धमक वाला नंबर है 8.2%, ये एक्चुअल में इसके ग्रोथ है, ये एक्चुअली ग्रोथ अपॉन द प्रीवियस ईयर, हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं इसे, तो उसके चलते ये इतना चमक वाला नंबर नहीं है जितना कि ये दिखाई दे रहा है। इकोनॉमी हैड ग्रोन जस्ट 5.6% इन क्वार्टर 1 ऑफ अप्रैल से जून 2017-18 में 5.6% ग्रोथ थी, ओइंग टू लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन के असर के चलते, एंड इम्प्लीमेंटेशन जो जीएसटी की, ये खतरा था कि जीएसटी लागू होगा, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स ने डी स्टॉकिंग शुरू कर दी। जो पुराना स्टॉक था उसे सस्ते में बेचना शुरू कर दिया और नया स्टॉक जुलाई के बाद ही बनाना शुरू करा, सो दैट नए पेपर वर्क जो जीएसटी के अंडर है उससे कंप्लाई करा जा सके। और एक और कारण राइटर बताते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है इस ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में, विटनेसिंग अ साइजेबल इंक्रीज ऑफ अबाउट 10% कंपेयर टू लास्ट ईयर। साइजेबल इंक्रीज, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ा दी है 10%। उससे क्या हुआ है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो नई मशीनरी खरीदी जा रही है या फिर जो नए इक्विपमेंट परचेज करे जा रहे हैं वो बढ़ गए हैं, राइट। चाहे वो मनरेगा में हो या फिर वो गवर्नमेंट का एक वैसे निवेश, इन्वेस्टमेंट, कीन्जियन थ्योरी अगर हम अप्लाई करें तो कीन्जियन थ्योरी वाली कॉनोटेशन है यहाँ पे कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने के चलते कहीं ना कहीं जीडीपी पे भी उसका असर दिखाई दे रहा है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करती है तो लोगों को कम स्पेंड करना पड़ता है, लोग कम स्पेंड करते हैं तो मतलब लोग सेव कर रहे हैं। अगर लोग सेव कर रहे हैं, इफ पीपल आर सेविंग, इफ अगर वो बचत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पैसा बैंक्स में जाएगा, बैंक्स उसका लोन लेंड करते हैं इन्वेस्टर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, जो कि फिर कैपिटल फॉर्मेशन होता है। लेटेस्ट डेटा मार्क्स अ स्टेडी अपवर्ड मार्च इन द इकोनॉमी ओवर पास्ट 4 क्वार्टर्स। स्टेडी अपवर्ड मार्च मतलब एकदम से जो उछाल देखने को मिल रहा है पिछले 4 क्वार्टर्स में, यानी कि एक साल के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा ग्रोथ रजिस्टर करा है इंडिया ने। 8.2% फिगर कुड नॉट हैव कम एट अ बेटर टाइम फॉर गवर्नमेंट आल्सो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ आशंकाएं, कुछ कुछ कंसर्न्स आर स्टिल देयर, बट सम ऑफ पॉइंट्स टू डिस्क्रेडिट द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ अंडर द यूपीए। फॉर इंस्टेंस ये कहा जाता है कि यूपीए गवर्नमेंट जो पिछली सरकार थी उसे ब्लेम करा जा रहा है कि फिस्कल अकाउंट जो था, फिस्कल अकाउंट डेफिसिट सरकार के, यूपीए सरकार के लास्ट ईयर्स में बढ़ गया था। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स।
तो उसके चलते इंपोर्ट ज़्यादा है, हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर पा रहे हैं। तो ये जो यूपीए के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स होने के चलते इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है तो नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन, नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन होता है रियल जीडीपी, जो कि हम 8.2% अभी देख रहे हैं, राइट। नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन, तो ये अगर बढ़ जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना मतलब ये है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा खर्चा कर रही है। गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स अर्निंग कैपेसिटी, जिसके वजह से मार्केट में ज्यादा पैसा रहेगा। देयर विल बी मोर देन रिक्वायर्ड लिक्विडिटी इन द मार्केट। मोर देन रिक्वायर्ड लिक्विडिटी इन द मार्केट विल फ्यूल द प्राइसेस ऑफ डेली नेसेसिटीज, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और लेकिन कुछ कुछ और जो कंसर्न्स हैं, जैसे कि 86% ऑफ द बजटरी फिस्कल डेफिसिट, अब क्योंकि जैसा हमने पीछे देखा कि गवर्नमेंट ने ज्यादा खर्चा किया है, अब ज्यादा खर्चा करने के चलते जो गवर्नमेंट ने खर्चा ज्यादा किया है उसके चलते गवर्नमेंट का जो इस साल का फिस्कल डेफिसिट जो होना चाहिए था, वो ऑलरेडी उसका 86% गवर्नमेंट बोरोइंग कर चुकी है। 86% ऑफ द बजटेड फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो शॉर्ट टर्म में ही पहले 3 महीनों में ही 86% फिस्कल डेफिसिट अगर बजटेड जो टारगेट था वो ब्रीच हो चुका, वो जो है गवर्नमेंट उसको ऑलरेडी कंज्यूम कर चुकी है। तो ये पूरी आशंका यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ईयर खत्म होते होते शायद गवर्नमेंट का जो बोरोइंग है वो बजटेड फिस्कल डेफिसिट यानी कि 3.5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो भी कहीं ब्रीच हो जाएगा। उसके चलते इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। तो जो यूपीए को जो ब्लेम किया जाता है वही सेम कंसर्न्स इस गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं 2019 आते आते। जीएसटी कलेक्शंस पहले कुछ महीनों में तो अच्छे रहे, राइट। आफ्टर अ स्ल्यू ऑफ रेट कट करने के चलते क्या, ताकि कंजम्पशन को बढ़ाया जा सके। अगर जीएसटी के मान लो कि अगर कोई एयर कंडीशनर 20,000 का आता है, उस पर 18% जीएसटी है, तो वो हो गया 23,600 का। अब अगर उस पर अगर आप जीएसटी कम कर देते हो 12%, तो वो 24 बेसिकली वो सस्ता तो हो जाएगा, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का जो जीएसटी कलेक्शन है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। देन और क्या कंसर्न है, फॉलिंग रूपी डॉलर के मुकाबले 71 रुपीज टू एवरी डॉलर हो चुका है, गिरते चले जा रहा है, राइट। जिसके चलते हमें अपने हर इंपोर्ट के लिए, हर क्रूड ऑयल बैरल के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस खुद अपने आप में बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें हर बैरल ऑफ क्रूड ऑयल के लिए पहले 70 रुपए देने पड़ते थे, अब 71 रुपए देने पड़ रहे हैं फॉर एवरी डॉलर। एंड द एक्सपैंडिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक रोल प्ले करता है। हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा, तो हमारे करंट अकाउंट का इस साल का जो अकाउंट है, करंट अकाउंट इंटरनेशनल जो हमारा ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा है, अकाउंट है, वो भी बढ़ते चले जाएगा। तो ये और एक बड़ा कंसर्न है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये एक्सपेक्ट किया है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन, तो अभी तो ग्रोथ अच्छी दिख रही है क्योंकि गवर्नमेंट 86% पैसा बोरो करके मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, तो ग्रोथ हो रही है। लेकिन आगे चलते ये कंसर्न्स हैं कि इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इन्फ्लेशन पे दिखेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रियल जीडीपी फिर से कम हो सकता है। ऑल्सो ग्रोथ इन सर्विसेज सेक्टर हैज डिसेलरेटेड। सर्विस सेक्टर में हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ अच्छी है, एग्रीकल्चर में अच्छी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में नहीं। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लेकिन सर्विसेज में नहीं है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सर्विसेज सेक्टर में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। द नॉर्मलसी ऑफ दिस मॉनसून, नॉर्मलसी तो है मॉनसून में, लेकिन अगर हम देखें रीजनल वेरिएशंस क्या है, केरला में फ्लड्स हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ये रेनफॉल मॉनसून की। इसके चलते कहीं पे बहुत ज्यादा डिल्यूज है, फ्लड है, सैलाब है, और कहीं पे उतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं हुई है। ऐसे सिनेरियो में आरबीआई, जिसने कि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया है ट्वाइस इन द लास्ट 3 months, इज अनलाइकली टू अडॉप्ट एन इजी मनी पॉलिसी। इजी मनी पॉलिसी मतलब अगर आरबीआई पैसा 8.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बजाय 8.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंडस्ट्रियलिस्ट को अवेलेबल करवाएगा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन अगर आरबीआई इजी मनी पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करेगा, ये सब कंसर्न्स के चलते, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, अगर गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा। आरबीआई का जॉब ये है
कि मार्केट में पैसा ज़्यादा अगर आता है, ज़रूरत से ज़्यादा आता है, तो उसे कंट्रोल करे, ताकि अगर ज़्यादा लोगों के पास में ज़्यादा पैसे रहेंगे तो लोग फिर उस केस में खर्चा ज़्यादा करेंगे। तो उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इजी मनी पॉलिसी तो नहीं आगे कंटिन्यू करेगा, जबकि आरबीआई इन 3 महीनों में ही 2 बार इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर चुका है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात हो रही है। तो इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, लेकिन इट नीड्स टू ग्रो इवन फास्टर। तो इसके बाद इंडिया को और ज्यादा, बट इट नीड्स टू ग्रो इवन फास्टर टू इंक्रीज जॉब क्रिएशन। द फोकस मस्ट बी ऑन सॉर्टिंग आउट वाइटल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दैट आर फार फ्रॉम परफेक्ट. Sustaining an 8% plus growth rate needs more proactive policy making and a continuous pursuit of well-crafted reforms. तो वेल क्राफ्टेड रिफॉर्म्स भी चाहिए जो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इसके कॉन्टेक्स्ट में करते रहते हैं। और जैसे सरकार ने जीएसटी के केस में जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, इनिशियल प्रॉब्लम्स थी, उन्हें रिजॉल्व किया, उसके बाद में ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर हमें सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ को भी थोड़ा सा संज्ञान में लेना होगा। नाउ एक और एडिटोरियल, रिटेल थेरेपी ऑन इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग। तो काफ़ी सारी प्रपोजल्स हैं डिफेंस एक्विजिशन की। हम अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, इसके लिए हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल हम लेके आए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसे अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया यूएस रिलेशंस में कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। अब सितंबर 6 को 2+2 डायलॉग के तहत डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएसए एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूएसए मिलने जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये उस मीटिंग में शायद ये प्रपोजल्स 46,000 करोड़ रुपए की ये प्रपोजल है, जिसको कि अप्रूवल दे दिया डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, टू बूस्ट डिफेंस कोऑपरेशन विद यूएसए। एक अप्रूवल तो ये है कि 1 ऑफ द 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स विद एंटी सबमेरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी फॉर इंडियन नेवी, हमें ये इसको अप्रूवल दे दिया, हमें इसे फटाफट से एक्वायर करना है। ये अराउंड $1.8 बिलियन डील होने जा रहा है। These deals are likely to be procured under government to government deal, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स, जैसे कि हम फ्रांस के साथ में राफेल की डील हमने देखी दसॉल्ट और रिलायंस के बीच में, तो वैसी डील नहीं रहेगी, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील रहेगी, क्योंकि यूएसए की पॉलिसी ये कहती है, फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम उनका ये कहता है कि आप ऐसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट प्लेयर, चाहे वो इंडिया का कितना ही क्रेडेंशियल, कितना ही क्रेडिबल प्लेयर हो, उसके साथ में शेयर नहीं कर सकते। अ सुटेबल प्लेटफॉर्म लाइक अमेरिकन Sikorsky MH-60 had already been shortlisted। अब नेवी ने इसे शॉर्टलिस्ट कर लिया है, बट डील कंक्लूड नहीं हो पाई कुछ कारणों के चलते। हेलीकॉप्टर्स इन जनरल एंड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स इन पर्टिकुलर आर अ क्रिटिकल कैपेबिलिटी वैक्यूम फॉर द नेवी। नेवी के पास में ये नहीं है, हमें ये फटाफट से एक्वायर करने हैं। जो भी हम देख रहे हैं इंडियन ओशन में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी, या मालदीव्स में जो चाइना ने अपने नेवल शिप्स को डिप्लॉय करा है, इसके चलते नेवी को इनकी ज़रूरत है। 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हमें एक्वायर करने हैं 21,000 करोड़ रुपए के। अप्रूवल दे दी गई है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा, उसके बावजूद कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? नंबर 1, लास्ट ईयर इस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था, बट इट हैज बीन हेल्ड अप फॉर द वांट ऑफ क्लैरिटी। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पे क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल में हम प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन पॉलिसी ये कहती है फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम कि वो प्राइवेट प्लेयर के साथ में ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, और ये वर्ल्ड वाइड यही एक ट्रेंड है। तो ये क्लैरिटी ना होने के चलते कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं वो दे आर नॉट एबल टू सी दी कंक्लूजन। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज क्लियर्ड द रिक्वायर्ड गाइडलाइंस ऑन दिस, व्हिच शुड हेल्प टेक द प्रोसेस फॉरवर्ड। Again, US has a major interest here as its companies are in the race for naval utility helicopters। USA का भी इक्वल इंटरेस्ट है इसमें, और साथ साथ 114 फाइटर जेट्स USA इंडिया को बेचना चाहता है। हमने 36 तो एक्वायर कर लिए, 36 राफेल, उसके अलावा 114 फाइटर जेट्स हमें और एक्वायर करने हैं। USA इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन क्लैरिटी इज व्हाट इज एल्यूडिंग दी टू कंट्रीज। डिफेंस सेक्टर की जहां तक बात है, now coming to the timing of these decisions is important as they come just before first 2+2 dialogue between the India and US on September 6, which will see India's external affair and defense minister meeting their American counterparts। announcement मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सेल पे एक्सपेक्ट करी जा रही है कि 2+2 डायलॉग के दौरान कर दी जाएगी। उसके साथ साथ सेल ऑफ
आर्म्ड ड्रोन्स, हम इंडिया इस ड्रोन्स को भी परचेज करना चाहता है। एंड द लाइकली कंक्लूजन ऑफ फाउंडेशनल अग्रीमेंट, क्या फाउंडेशनल अग्रीमेंट है? एक तो ये फाउंडेशनल अग्रीमेंट अपने आप में एक अग्रीमेंट है, दूसरा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट ये कहता है कि इंडिया को जो पिवट माना जा रहा है बराक ओबामा के टाइम से, पिवट टू एशिया की जो बात करी जा रही है कि इंडिया को प्रॉप अप करा जाएगा इस एरिया में, उसके चलते डिफेंस इक्विपमेंट जो कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी है दोनों फोर्सेस के बीच में वो होनी चाहिए। मतलब कि अगर मान लो कि कुछ ऐसा होता है कि इस इंडियन ओशन रीजन में कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंट्री के साथ में इंडिया के संबंध या यूएसए और इंडिया अगर कोलैबोरेट करते हैं, तो ऐसे केस में जो सिग्नल्स हैं फाइटर जेट्स के इंडियन आर्मी के साथ में और यूएस आर्मी के, एक दूसरे के सिग्नल्स आपस में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी के लिए शेयर किए जाएंगे ताकि एक दूसरे के कम्युनिकेशन नेटवर्क को एक्सेस पा सकें। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट, ऐसा हमने लिमोवा भी देखा, राइट? लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, ये सब चीज़ें जो हम देखते आ रहे हैं, ये सब चीज़ें उन्हीं चीज़ों का हिस्सा हैं कि अगर इंडिया को प्रॉप अप किया जा रहा है, इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने देखा कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो यूएसए की आई दिसंबर 2017 में, उसमें भी आफ पाक पॉलिसी जिसे कहा जाता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी, उसमें भी इंडिया को बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया गया है। ये पूरी सारी जो चीज है, यूएसए अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करना चाहता है, राइट? किस कॉस्ट पे? कि वो इंडिया के साथ में डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा। और इससे यूएसए के दो फायदे हैं, एक तो ये कि उसके डिफेंस इक्विपमेंट, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और ये सब बेचने में उसे मदद मिलेगी, जो कि वो जिससे कि वो अपनी डिफेंस एलिंग डिफेंस इंडस्ट्री, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, लॉकहीड मार्टिन या बहुत सारी कंपनीज, उनको रिवाइव कर पाएगा। दूसरा ये कि साउथ एशिया रीजन में जो मिलिट्री बेसिस हैं इनके, गुआम आइलैंड या फिर हम इस तरफ भी बात करें इंडिया के अफ्रीका में जो यूएसए के आइलैंड्स या फिर जो भी नेवल या मिलिट्री बेसिस हैं, उन पे जो खर्चा होता है, या अफगानिस्तान में जो काफ़ी ज़्यादा बर्डन है यूएसए के लिए मिलिट्री का, वो इंडिया खुद से लेने लग जाएगा। अगर इंडिया नहीं भी लेगा तो एक वैसे खर्चा भी इंडिया का डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने में, और इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसा करना चाहता है क्योंकि चाइना फैक्टर है, राइट? इसका फायदा उठाने के लिए ये पिवट टू एशिया या फिर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम ये एक वे में इंडिया यूएसए रिलेशंस के लिए तो ये अच्छा है, इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए भी ये एक वे से हमें उस नज़रिए से इसे देखना होगा। अगर हम इतना ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अगर चाइना और इंडिया अपने डिफरेंसेस को कम कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? मिलिट्री एक्सपेंडिचर की जगह हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, और ये यूएसए अपने जो हथियार बेच के अपना काम साध रहा है, उसमें भी हमारा जो इसमें जो रख रखाव में मेंटेनेंस, मिलिट्री एक्सपेंडिचर और ये सब में कम खर्चा होगा। इंडिया इज एट द हार्ट ऑफ यूएसए's इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। इट्स नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिलीज्ड इन December 2017 says the US will deepen strategic partnership and support our leadership role in the Indian Ocean security and the broader region. But point is, India-US relation में कितना और समय लगेगा इन डील्स को फ्रक्टिफाई होने में? Strategic partnership policy itself needs policy clarity for seamless implementation. In addition, before embarking on multi-billion-dollar deals, India must get clarity from the US on its countering America's adversaries through Sanctions Act. अब ये जो कैट्सा जिसे बोला जाता है, ये जो कैट्सा मतलब बिल्ली की तरह जो काटता है, राइट? कैट्सा में बेसिकली पॉइंट ये है कि आप यूएसए के साथ में अगर डील कर रहे हो, ये सब डिफेंस इक्विपमेंट अगर आप यूएसए से खरीद रहे हो, तो आप रशिया से कोई जो कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन है, मल्टी फाइटर जेट रोल, ये सब मल्टी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट ये बनाना है, तो वो सब आप नहीं कर पाओगे ऐसे केस में। यूएसए अगर रशिया पे सैंक्शंस लगा रहा है तो आप नहीं कर सकते हो ऐसा। इसके ऊपर भी इंडिया इसमें एग्जेम्पशन मांग रहा है कि हमें बावजूद इसके कि रशिया के ऊपर अगर सैंक्शंस लागू करी गई हैं, तो भी इंडिया को रशिया के साथ में पार्टनर डिफेंस कोऑपरेशन करने में कोई रास्ते में बाधा नहीं आनी चाहिए। इंडिया मस्ट रिटेन इट्स इंडिपेंडेंट नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इंडिया को यही सूट करता है। अगर हम साइड्स लेते हैं, अगर हम अमेरिका के ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं, तो हमने देखा फिर रशिया भी जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बैकयार्ड में पाकिस्तान के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने लगता है, और फिर रशिया चाइना के साथ में ज़्यादा कोऑपरेट करने लगता है, और दोनों देशों में इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है वो स्पॉइल हो जाते हैं। तो एक तरफ हमें दूर बैठे दोस्त से
सहारा तो मिल रहा है, लेकिन वो सहारा एक तो अनरिलायबल है, यूएसए है, जो कि हम देख चुके हैं कि सुबह कुछ कहते हैं और रात में कुछ, राइट, और रात में कुछ कहते हैं और सुबह फिर कुछ और। तो ऐसे केस में रशिया एक रिलायबल पार्टनर है, आर फॉर रशिया, आर फॉर रिलायबल, राइट, यू फॉर अमेरिका और अनसर्टेनिटी, दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। तो इसलिए हमें जो, अगर हम रशिया की सपोर्ट नहीं लेते तो रशिया चाइना को सपोर्ट करने लगेगा और फिर पाकिस्तान को। इस ऐसे चलते हमें अपने नेबरहुड को या एक्सटेंडेड नेबरहुड को या फिर रशिया जैसे अलाई को भी साथ लेके चलना है। इसके लिए हमें इंडिपेंडेंट नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी परस्यू करनी होगी। द अपग्रेड मस्ट ऑल्सो गेट अस थिंकिंग मोर सीरियसली अबाउट डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चर। डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देना है। कंट्री कैनॉट एस्पायर टू बी अ ग्लोबल पावर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होना चाहिए इंडिया, रिसीवर नहीं। अभी इंडिया रिसीवर है, यूएसए से सिक्योरिटी रिसीव कर रहा है या फिर रशिया से कुछ हद तक सिक्योरिटी रिसीव कर रहा है, राइट। हमें सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है अगेंस्ट चाइना, इन फेवर ऑफ वियतनाम और ये सब जो कंट्रीज हैं यहाँ पे, राइट। बाय होल्डिंग द टैग ऑफ लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ईयर ऑन ईयर। मतलब ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलेंगी। टैग ऑफ लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये दोनों चीजें साथ साथ हम नहीं कह सकते कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं और लार्जेस्ट आर्म्स को इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो फिर सोवरेनिटी या फिर ये चीजें खोखली सी नजर आती हैं। ऐसे केस में जो पास्ट में हुआ, इंडिया को बहुत कोशिश करी गई यूएसए द्वारा कि इंडिया को इस आइडिया में, जो क्वाड्रिलेटरल आइडिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ये सब ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया का यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आइडिया फ्लोट किया गया था चाइना को काउंटर करने के लिए। इंडिया हैज बीन एबल टू होल्ड द ग्राउंड कि ये चीज़ों में हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इंडिया ने कहा कि इंडिया विल परस्यू इट्स इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड विल एसोसिएट विद लाइक माइंडेड कंट्रीज। तो ना तो हमने चाइना को अनॉय किया है, ना हमने चाइना को नाराज किया है, ना हमने यूएसए को नाराज किया है। साथ साथ हमने ये एक सिग्नल भेज दिया है, अगर हमारा मन करेगा, अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कंट्रोल में, अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलेगा तो फिर ये, चाहे हम इजराइल से एसोसिएट हों, चाहे हम पुराने कंसर्न्स को दूर करते हुए हम इजराइल वगैरह से एसोसिएट हों, या फिर हम चाइना से एसोसिएट हों, या फिर हम जापान से एसोसिएट हों, इस रास्ते में हम किसी एक कंट्री, चाहे वो यूएसए हो, रशिया हो, चाइना हो, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। इसी के साथ ही ये एडिटोरियल एनालिसिस को आज ओवर करते हैं आज के लिए। आप डेली न्यूज़ एनालिसिस अनअकैडमी पे मेरे द्वारा पा सकते हो, और इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा और एक फेसबुक ग्रुप है आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा, वहाँ पे पा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।